गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल से एक न्यूज़ बड़ी ट्रेंड कर रही है और तमाम मेडिकल फ्रेटर्निटी में पहुंच रही है लगातार। और कई सारे आप में से कई सारे लोग भी मुझसे बोल रहे थे कि सर आप बताइए कि ये डॉक्टर्स के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है, जो डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर बन रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि हम सब तो डॉक्टर बनने वाले हैं, हम में से अधिकांश लोग तो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो यहाँ पर रेगुलर ब्लॉग देखने भी आते हैं, है ना। तो हमको कई बार डर लगता है इससे। आप में से कई लोगों ने बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन किया और कई लोग बड़े सेंसिटिव, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अर्चना शर्मा ने के साथ जो हुआ वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। अब आप सुनिए जरा। पहले हम बात करते हैं कि डॉक्टर अर्चना शर्मा कौन। डॉक्टर अर्चना शर्मा जो है एक ऐसी डॉक्टर जिन्होंने अपने एमबीबीएस के पूरे अपने, जब उन्होंने एमबीबीएस कर रही थी तब उन्होंने जो है वो 90% तक स्कोर किया उन्होंने। मतलब वो अपनी क्लास की टॉपर में से एक। और उन्होंने एमबीबीएस कहां से किया? रिम्स रांची से किया। रिम्स रांची जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में से एक है, उसमें से उन्होंने एमबीबीएस किया। 90% के आसपास वो स्कोर करती गई। उन्होंने एमडी किया, गायनेकोलॉजी में उन्होंने एमडी किया। एमडी में उनको गोल्ड मेडल मिला। मतलब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर अर्चना शर्मा जो है वो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर में से एक। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, ठीक है, कि एमबीबीएस में बेहतर परसेंटेज स्कोर किया, अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस किया, एमडी गोल्ड मेडल से किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद यदि हम प्रैक्टिस की बात करें तो उन्होंने अब तक 500 सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज उन्होंने की। 500 मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जिनको कि सामान्य गायनेकोलॉजिस्ट हाथ ना लगाते, उन्होंने उनको भी ट्रीट किया। और वन ऑफ दी वेरी वेल स्टेब्लिश डॉक्टर में से एक। इसलिए उन्होंने अपने कम उम्र में इतनी इनको ख्याति मिली। और जो गायनेकोलॉजिकल एसोसिएशन होती है उसकी बेस्ट ऑरेटर थी वो, अच्छा बोलती थी, वहां पे लोगों को एजुकेट करती थी वो। मतलब इंडिया के गिने चुने सबसे अच्छे टॉप गायनेकोलॉजिस्ट में से एक थी। लोग कहा करते थे कि आने वाले समय में ये खुद ही जो है वो गायनेकोलॉजी के अपने आप में जो है वो मिसाल बन जाएंगी। आप सोचिए, डॉक्टर अर्चना शर्मा एकेडमिकली टॉप मोस्ट, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप मोस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि वो ग्रीडी नहीं थी। वो उन्होंने गांधी नगर में जो है गुजरात के में उन्होंने मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने जो है वहां पर भी काम किया। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी किया। उन्हें हॉस्पिटल खोलने के बजाय यदि किसी कारपोरेट अस्पताल को चुना होता, उन्होंने मुंबई, दिल्ली या किसी बड़े शहर में उन्होंने एक कारपोरेट अस्पताल को ज्वाइन किया होता तो उनको शायद से जो है वो बगैर ज्यादा उठापटक किए अच्छा खासा उनको जो है वो अर्निंग भी उनका होता। और जो है वो काफी नाम भी कमाती। वो जितना नाम था उससे भी ज्यादा नाम कमाती। वो कारपोरेट हॉस्पिटल खुद भी नाम प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन उन्होंने जो है वो राजस्थान के दौसा में, छोटी सी जगह है, नाम भूल रहा हूँ जगह का, शायद लालपेट या क्या नाम है जगह का, नाम देखता हूं मैं, जगह का नाम है लालसोट। दौसा के लालसोट कस्बे में, कस्बा समझते हैं आप, बहुत छोटा सा ना कस्बा, इज ए स्मॉल टाउन। उस कस्बे के अंदर, दौसा डिस्ट्रिक्ट के लालसोट कस्बे के अंदर उन्होंने आनंद हॉस्पिटल को उन्होंने खोला। उनके हस्बैंड और उन्होंने मिलकर एक छोटा सा हॉस्पिटल शुरू किया, जो उस कस्बे के अंदर वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में से एक। उस कस्बे के अंदर वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में से, जिस कस्बे में कुछ नहीं था ऐसा कुछ, वहां पर एक बेस्ट हॉस्पिटल खोल कर दिया उन्होंने, ठीक है। और कई सारे मरीजों का उन्होंने इलाज किया उन्होंने। और हाल ही में क्या हुआ, 2-3 दिन पहले जब भी उसकी एग्जैक्ट डेट रही होगी, हुआ ये कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी का केस आया उनके पास। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी का केस जिसको कि सामान्य हॉस्पिटल्स ने लेने से मना कर दिया। नॉर्मल जो गायनेकोलॉजिस्ट थे उन्होंने मना कर दिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे वो लोग, वहां पर भी उन्होंने कहा कि भाई वो जो मिसमैनेजमेंट देख के वापस आ गए कि वहां नहीं कराएंगे हम तो डॉक्टर साहब आपके पास कराएंगे। क्योंकि उन लेडी का पहले ट्विंस हुआ होगा, वो भी वहीं हुआ, डॉक्टर साहब ने किया, इन्होंने सब कुछ ठीक था। केस कॉम्प्लिकेटेड था, ये बता दिया गया था मरीजों को कि भाई केस कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, थोड़ा वक्त भी लगेगा और रिस्क भी इन्वॉल्व है इसमें। चलिए, घर वालों ने कंसेंट साइन किया, सब कुछ हुआ। अब जब जो है वो डिलीवरी हुआ बच्चे का, सीजरियन सेक्शन करना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा। डिलीवरी के बाद एक कॉम्प्लिकेशन जो मेडिकल में की किताबों में बड़ा हाईलाइट करके लिखा हुआ है और उसका कोई पक्का कारण भी नहीं है कि कैसे रोकोगे उसको, कैसे बचाओगे इसको, इसका कोई पक्का कारण भी नहीं है। उसे कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, पीपीएच कहते हैं।
पीपीएच इज वन ऑफ द वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन जिसको आज भी समझ पाना मुश्किल है और उसके बारे में कोई इलाज भी नहीं है। आपको बता दूं पीपीएच से किसकी डेथ हुई थी। एक जो है स्मिता पाटिल, राज बब्बर की वाइफ थी स्मिता पाटिल। मुझे जहां तक मैं सही कह रहा हूं, मैं फैक्ट को चेक भी कर लेता हूं एक बार में, है ना। स्मिता पाटिल, ठीक है। आप जानते हैं स्मिता पाटिल को। स्मिता पाटिल जो है ये वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेसेस से एक थी, ठीक है। हाँ, इनके जो है हस्बैंड इनके राज बब्बर थे। बच्चा इनका प्रतीक बब्बर आजकल मूवीज में आता है, ठीक है। और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। और स्मिता पाटिल वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस में से एक थी जो बहुत बढ़िया, मतलब अपने कैरेक्टर में बिल्कुल ऐसा जिसे बोलते हैं ना कि कैरेक्टर को अपने जो भी किरदार वो निभाती थी वो यादगार बन जाया करता था। स्मिता पाटिल की डेथ हुई जब उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया। देखिए इसमें लिखा है, विकिपीडिया से बता रहा हूं, पाटिल वॉज मैरिड टू एक्टर राज बब्बर। सी डाइड ऑन 13th of December 1986 at the age of 31 year due to childbirth complication. Over 10 of her films were released after her death. Her son प्रतीक बब्बर is a film actor. अब सोचिए, प्रतीक बब्बर का जब जन्म हुआ तब स्मिता पाटिल को पोस्टमार्टम हैमरेज हो गया और दूरदर्शन ने उस जमाने में कवर भी किया और उनकी डेथ हो गई। क्या स्मिता पाटिल इतनी बड़ी नेशनल लेवल की फिगर थी, क्या इनको अच्छे डॉक्टर नहीं मिले होंगे? क्या इनको अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिला होगा? क्या इनके इलाज में किसी ने लापरवाही की होगी? आप खुद सोचिए। लेकिन तब भी प्रेगनेंसी के बाद मैं कहता हूं आपसे कि जब भी कभी एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो समझ लीजिए बच्चे का जन्म तो हुआ ही हुआ, मां का जन्म भी होता है। दैट काइंड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है। समटाइम देयर इज पोस्टमार्टम हैमरेज जो है वो लाखों में से एक को होता है, हजारों में से एक को होता, पर होता है। पहले मैटरनल मोर्टिलिटी रेट काफी अधिक था, तब जब दवाएं भी बिल्कुल अवेलेबल नहीं थी। अभी तो कम से कम पहले से डॉक्टर प्रिकॉशन लेते हुए चलते हैं तो संभावनाएं काफी कम हो गई, पर जीरो नहीं संभावना है। तो डॉक्टर अर्चना शर्मा की जो पेशेंट थी उनको पोस्टमार्टम हैमरेज हुआ और उनकी डेथ हो गई। अस्पताल वालों ने उनके मरीजों को बताया, समझाया भी कि जो उनके मरीज के रिलेटिव को समझाया भी कि देखो ऐसा कॉम्प्लिकेशन है और ये हो चुका है इसमें। अब इसमें हमने पूरी कोशिश की, उन्होंने जितना बेस्ट पॉसिबल जो तरीका था वो सब अपनाया उन्होंने, लेकिन बचा नहीं पाए वो, ठीक है। आपको मैं खुद डॉक्टर हूं, आपको बताऊं मैं कि जब कभी हम किसी मरीज को सेव नहीं कर पाते ना तो मन में बड़ा बुरा लगता है। मैंने इमरजेंसी मेडिसिन में ड्यूटी किया है, मैंने कई सारे पॉइजनिंग के मरीजों को देखा है मैंने, और कई मरीज को मैं नहीं बचा पाया। कई मरीज जो है वो मेरा ही हाथ पकड़कर कि डॉक्टर साहब बचा लो बोलते रहे, वो आधे घंटे 1 घंटे बाद खत्म हो गए। पूरी कोशिश की टीम ने, सब कुछ किया, एंटीडॉट लगाया, सब कुछ किया जो भी हमारे पास संभव था, लेकिन कई बार नहीं बचा पाए। लेकिन उसका दुख जो है 2-4 दिन तक लगता रहा मन में कि यार वो बड़ा बुरा हुआ, उसको नहीं खाना था सल्फास, उसको ये नहीं करना था, मन में सोचते रहे बैठ के। लेकिन फिर क्या है, फिर दूसरों के जीवन को बचाने में आगे काम करने लगते हैं। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज का हमेशा बेहतर ही समझता है, वो चाहता है कि वो ठीक हो जाए, वो क्योंकि उसका नाम भी जुड़ा उससे, उसका पेशा है वो। लेकिन जब अर्चना शर्मा ने पूरी कोशिश किया और वो मरीज को बचा नहीं पाई, मरीज खत्म हो गया, घर वाले बॉडी लेके घर गए। फिर पॉलिटिशियंस के प्रभाव में आके, क्योंकि भाजपा को कांग्रेस को काउंटर करना है कि भैया कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, कांग्रेस हाथ पे हाथ रख के बैठी है, सारा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो केवल एक बहाना ढूंढता है। दे आर सर्चिंग फॉर वन गुड चांस, ठीक है ना, वो बना लेते हैं संभावनाएं। थाने में जो है उन्होंने बॉडी को अस्पताल के सामने रखकर बैठ गए कि भैया मुआवजा लेंगे, इतना बड़ा अस्पताल दिख रहा है तो कम से कम ये है कि इससे पैसा ऐंठा जाए। लेकिन बड़ी बात यह कि जो बड़ा अस्पताल दिखाई पड़ता है वो बड़े लोन पर होता है, बहुत बड़ा हिस्सा उसका लोन पर जा रहा होता है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास उतना पैसा तो होता नहीं कि पास होती कोई आदमी आके बोलेगा कि ये लो सूटकेस भर के पैसा, आप खोल लो अपना अस्पताल, जाओ अब मेरी बेटी से मत मिलना, ये लो 4 सूटकेस पैसा, ठीक है। ऐसा होता नहीं है। तो कहने का मुद्दा ये है कि वो पुरानी फिल्मों में ऐसा हुआ करता था, ठीक है, हीरो गरीब, हीरोइन बहुत अमीर, पिताजी बोल रहे हैं ये ब्लैंक चेक लो, साइन कर लो, ठीक है। आजकल की फिल्मों में ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल्स जो है वो दिखते हैं बड़े, तो उसके सामने उन्होंने बॉडी रख लिया, भैया अब कर, और पुलिस का दबाव बनाया, पुलिस ने 302 का। अब देखो मैं कहता हूं पुलिस का यहाँ पर विवेक कहां पर है, मतलब पुलिस ने यहाँ पर जिस प्रकार से व्यवहार किया वो एकदम गलत था। 302 रजिस्टर कर लिया, मतलब हत्या का मामला दर्ज कर दिया डॉक्टर के खिलाफ। अब बताओ डॉक्टर इलाज, तो मैं कहता हूं कि उसी थाने के एसएचओ को बोला जाए कि तुम जाकर इलाज करो, चलो। अब कभी गंभीर मरीज आएगा ना तो एक काम कीजिएगा, थाने के टीआई को बोलिएगा, एसएचओ को बोलिएगा कि भैया गंभीर मरीज आया, तुम बचाने आ रहे हो कि हम बचा लें,
हम बचाएंगे तो मर भी सकता है, तुम तो परमात्मा, तुम बचाओगे तो शायद ना मरे वो, तुम हम पे 302 लगवा दोगे। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिसिंग में विवेक नहीं है क्या? क्या पुलिस इतने पॉलिटिकल दबाव में काम कर रही है? यदि पुलिस इतने पॉलिटिकल दबाव में काम कर रही है तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है कि आप एक मरीज का आप जांच किए बगैर, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किए बगैर आप एफआईआर दर्ज करते हैं, 302 का मामला दर्ज करते हैं आप, डॉक्टर घबरा जाती है। मेरिट, अब देखो, अब बता दूं मैं, जो लोग बहुत मेरिट स्कॉलर होते हैं, बहुत अच्छा होते हैं अपना पढ़ने लिखने में, बहुत एकेडमिकली सुपीरियर होते हैं, अपने काम को लेकर एकदम पैशनेट रहते हैं, अपने काम को लेकर एकदम बिल्कुल जुनून के साथ काम करते हैं अपना, वो लोग बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं वो लोग। डॉक्टर अर्चना शर्मा को लगा कि 302 का मामला दर्ज हो गया है, मेरी वर्षों की मेहनत जो मैंने की थी, जो मेरा नाम मैंने इतने दिनों में कमाया था, अब मेरे ऊपर हत्या का मामला चलेगा और मेरे को ये प्रूफ करते रहना पड़ेगा कि मैंने हत्या नहीं की है, वो तो डेथ हो गई है। और उसके बाद फिर वहां पे तमाम लेवल पर हरासमेंट होगा, पुलिस हरासमेंट करेगी, पुलिस अरेस्ट कर लेगी 302 के मामले में। पुलिस आपको 302 का मामला नॉन अवेलेबल है, अरेस्ट कर लेगी पुलिस, अरेस्ट करके मेरे को जो है वो जेल में डालेगी, उसके बाद जो है मेरा हरासमेंट होगा, फिर कोर्ट तक जाऊंगी, जाने कब तक मुकदमा चलेगा, मेरा प्रैक्टिस, मेरा नाम, मेरा अस्पताल, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, ये सब सोचती रही वो लेडी, और उसने सुसाइड कर लिया। कायदे में सुसाइड नहीं थी, ये हत्या थी। हत्या थी जिसमें कि समाज इन्वॉल्व है, जिसमें कि जो है वो लोग इन्वॉल्व है, जिन्होंने डॉक्टर के ऊपर इतना प्रेशर बनाया, जिसमें कि पुलिस भी इन्वॉल्व है। इस सुसाइड के लिए एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस लगना चाहिए पुलिस के खिलाफ, और वो जो पॉलिटिशियन वहां प्रेजेंट उसके खिलाफ, और मरीज के रिलेटिव के खिलाफ एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस लगना चाहिए। क्या मेडिकल काउंसिल में इतनी हिम्मत है? क्या इंडियन मेडिकल काउंसिल ऐसा करने को तैयार है? क्या मेडिकल जो आईएम है वो कुछ स्टेप लेगा इसके ऊपर? क्या आपको नहीं लगता है कि हमको एक मामला दर्ज करना चाहिए कि भाई एबेटमेंट ऑफ सुसाइड की भाई जो है वो आपने जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज किया, जल्दबाजी में आपने जो है वो तमाम तरह का प्रेशर डॉक्टर के ऊपर बनाया जिससे उसे सुसाइड करनी पड़ी? होना चाहिए बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए उसमें। मतलब किस एंगल से जो है वो ये 302 का मामला बनता है? इसका मतलब तो ये कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आएगा कल को, मान लो कोई डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कहीं पर केस आया, इमरजेंसी में सर्जरी में कोई व्यक्ति है, भयंकर डैमेज केस आया जिसमें कि मरीज जो है वो मर भी सकता है, तो वो सामने वाला डॉक्टर बोलेगा भैया मैं नहीं, मान लो मर गया तो हत्या लग जाएगी मेरे ऊपर, मारा किसने, एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर के पास आया, हत्या लग जाएगी। कोई कॉम्प्लीटेड सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी कुछ है, डॉक्टर बोलता है 5% चार से बचने का, सर्जरी नहीं करेगा, हाथ ही नहीं लगाएगा, वो बोले भाई हत्या का मामला रख के जिंदगी भर जेल में काटूंगा, इससे अच्छा ना ट्रीट करो, तू ही मर जा भाई। कैसे इलाज करेगा कोई डॉक्टर, बताइए? तो सच तो ये है कि समाज में जिस प्रकार से हम जो है वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा इतने सालों का अनुभव है, मैं बता रहा हूं आपको, ये जो घट रहा है ना, इसका परिणाम ये निकलेगा कि डॉक्टर्स अपने अस्पताल खोलना बंद कर देंगे। सुनिएगा ध्यान से, डॉक्टर्स अपने छोटे छोटे अस्पताल जो कस्बों के अंदर वो खोलते हैं वो खोलना बंद कर देंगे। कस्बों के अंदर छोटे छोटे अस्पताल दिखाई देना बंद हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर को मालूम है हॉस्पिटल खोलूंगा, मरीज आएगा, रिस्क भी होगी, मर गया तो फिर मेरा पूरा मेहनत चला जाएगा बेकार। उससे अच्छा मैं ओपीडी खोलता हूं, दिन में बाद 2 बजे बैठूंगा, 2-4-5 घंटे पर्चा लेके लिख के दवा लिख के चलता कर दूंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हाथ में नहीं रखूंगा। मेरे को लोग कहते हैं कि सर आप कभी इमरजेंसी डील क्यों नहीं करते इस समय, आप कभी जो है केवल ओपीडी क्यों देखते हो आप? क्योंकि मैंने इमरजेंसी में काम किया हुआ है, आई नो व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर इज देयर। तो मेरा मन उचाट हो गया, मैंने अभी इमरजेंसी में काम नहीं करता, मैं ओपीडी पे काम करता हूं, ठीक है, मेरे पास दूसरे भी काम होते हैं। अब मुझे लगता है कि शायद मैं इमरजेंसी में जो यंग लड़के इतना एनर्जेटिकली काम करते हो उतना शायद मैं ना कर पाऊं, मेरा अनुभव है। लेकिन बात इतनी सी है कि धीमे धीमे डॉक्टर क्या करेंगे, वो अपने आप को डिटैच करना शुरू कर देंगे इन चीजों से। वो देखो, जिन डॉक्टर को बहुत सर्जरी का, अच्छे इमरजेंसी का खास शौक होगा, वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेंगे। वे चले जाएंगे बॉम्बे हॉस्पिटल, वे चले जाएंगे रिलायंस के हॉस्पिटल, वे चले जाएंगे अपोलो, वे चले जाएंगे तमाम तरह के जो बड़े हॉस्पिटल चेन्स है ना, उनको वो ज्वाइन कर लेंगे। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वो ज्वाइन करेंगे, वहां ट्रीटमेंट करेंगे वो। और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के पास इतना बड़ा कद होता है वो, क्योंकि बिजनेसमैन के होते हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बड़े बड़े बिजनेसमैन के होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, पूरी लोकल पॉलिटिशियन से लेकर सारी सेटिंग उनके पास में होती है। तो कोई आदमी चूं चा नहीं करता, सामने आके खड़ा हो जाएगा, कोई सुनेगा भी नहीं उसकी। लगाइए केस, लड़ते रहिए, हमारे पास वकीलों की टीम है हमारी, वो भी हमने हायर कर रखी है, लड़ेंगे। तो इलाज की कॉस्ट कई गुना बढ़ जाएगी।
कारपोरेट हॉस्पिटल में मरीज का, वही मरीज जिसकी सर्जरी ये आनंद हॉस्पिटल में 25-50 हज़ार रुपए में किया करते थे, वही कारपोरेट हॉस्पिटल में जाएगा तो 5-10 लाख का बिल बनेगा वो, ठीक है, या तो वो होगा। दूसरा, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वहां की व्यवस्था कैसी है अधिकांश राज्यों में, वो आप भी समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जो खुद आगे बढ़ के छोटे छोटे अस्पताल खोल के मरीजों को सरकारी अस्पताल से बेहतर, कई गुना बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं और कारपोरेट से कम कॉस्ट में दे रहे हैं, वो खुला बंद हो जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर भी इंसान है, उनको भी बुरा लगता है, उनको भी ऐसा लगता है कि कोई हमको प्रेशर बना रहा है, तो वो सब चीजें भी तो होंगी। तो ये जो मैं हमें कहता हूं कि मेडिकल के फील्ड में ये जो घट रहा है, ये बहुत ही गलत है और इसके लिए सरकार को कोई स्टेप उठाना चाहिए। और पुलिस को डॉक्टर के खिलाफ इस तरह के मामले जिसमें कि इलाज के दौरान मरीज की डेथ हुई है, उन मामलों में 302 दर्ज करने से पुलिस को रोकना चाहिए। ऐसे नियम कानून बनने चाहिए कि पुलिस जो है वो अपने स्वविवेक से या पॉलिटिकल दबाव में आकर डॉक्टर के खिलाफ इलाज के दौरान होने वाली मृत्यु पर 302 ना लगाए, ठीक है, गैर इरादतन या इरादतन हत्या का आरोप ना लगाए पुलिस। और पुलिस को पहले प्रायर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि कोई मेलाफाइड इंटेंशन है या नहीं है, उसके बाद वो किसी धारा को अप्लाई करें उसके ऊपर। डॉक्टर्स को इतना प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और ये समाज के लिए बहुत जरूरी है, एक बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए जरूरी है। मैं आपसे ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें आप दूसरों को भी बताएंगे, आप इन बातों पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि इन पॉलिटिशियंस को लगता है कि दुनिया के सारे लोग जो है वो सिर्फ इनके इशारों पे नाचेंगे। तो ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तुम आए कहां से हो, जितने पॉलिटिशियंस तुम आए कहां से हो, तुमको हमने वोट दिए, तुम वहां से आए हो, ठीक है। तुम जमीन से, तुम आसमान से नहीं आए हो, तुम जमीन से ही उगे हो तुम, ठीक है। लेकिन तुम अपनी जड़ों को भूल गए हो, अपनी औकात को भूल गए हो। तो याद रखना, आम पब्लिक जिस दिन सड़क पे आ गई ना, उस दिन तुमको जो है वो दौड़ा दौड़ा कर भगा देगी वो, ठीक है। इसलिए जो है, और दूसरी बात है, पब्लिक को पपेट बनाना बंद करना चाहिए पॉलिटिशियंस को, क्योंकि ये जो जिस प्रकार से पब्लिक को मोटिवेट करके चलो तुमको मुआवजा दिलाएंगे, लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। स्वविवेक का होना बहुत जरूरी है वहां पर। खैर, जो हुआ, मुझे उस परिवार के साथ भी पूरी सहानुभूति है जिस परिवार की में एक डेथ हुआ है, एक लेडी की डेथ हुई है ड्यूरिंग डिलीवरी। मेरी पूरी सहानुभूति है उन बच्चों से, उनकी उस परिवार से, उनके हस्बैंड से, वो उससे। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि एक डॉक्टर को इस पूरे प्रोसीजर में एक तो उस मरीज की डेथ हुई है, एक डॉक्टर ने सुसाइड किया है, लेकिन डॉक्टर वो एक टैलेंटेड डॉक्टर थी, जाने कितने 100,000 मरीजों की जान वो बचा सकती थी, वो मरीज भी सफर करेंगे कहीं ना कहीं। चलिए, आज कोई मोटिवेटिंग बात नहीं की मैंने, आज आपको बताया कि समाज का चेहरा भी जानना बहुत जरूरी है कई बार। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।